Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats and today we discuss the limit of two independent variable function. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में आप लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ी वन वेरिएबल की कैसे लिमिट को फाइंड किया जाता है। यानी हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये डिस्कस किया कि अगर f(x) एक फंक्शन होता है जिसमें कि केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और L उसकी लिमिट होती है एट x इक्वल्स टू a पर। अगर x इक्वल्स टू a पर उसकी लिमिट होती है f(x) फंक्शन की, तब एक एप्सिलॉन जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है वो एग्जिस्ट करता है कोई भी पॉजिटिव नंबर, और एक एग्जिस्ट करता है देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट f(x) माइनस L का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस ए का मोड लेस देन डेल। यानी ये डेफिनेशन ऑलरेडी हम मैथमेटिक्स 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर फंक्शन की लिमिट आ जाती थी। यानी इसका क्या मतलब होता था कि जैसे जैसे ये एप्सिलॉन 0 को टेंस करेगा, डेल अगर 0 को टेंस करेगा, तो इसका इम्प्लाइज मतलब ये होता था कि x अगर a को टेंस करता है तो जो फंक्शन f(x) होता है वो l को टेंस कर जाता है, यानी उसकी वैल्यू l आ जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें तो इस फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए इसी डेफिनेशन को बेस करते हुए स्टूडेंट्स हम टू वेरिएबल फंक्शन की जो लिमिट है उसको कैलकुलेट करेंगे। उसे कैसे निकाला जाता है? कंसीडर f(xy) इज ए फंक्शन जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यू देने वाला है, एंड कैपिटल L इज द लिमिट। हमने उसकी लिमिट को L कह दिया है। f(xy) फंक्शन है जिसके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं तो इसलिए दोनों वेरिएबल एक अलग अलग पॉइंट या सेम पॉइंट को अप्रोच करेंगे। यानी जैसे x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b, a एंड b बोथ आर मे बी इक्वल और मे बी डिफरेंट, अलग अलग भी हो सकते हैं और इक्वल पॉइंट भी हो सकते हैं। यानी x और y दोनों ही अप्रोच करेंगे a और b की तरफ। जब दोनों पॉइंट a और b को अप्रोच करेंगे तब एक पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, और डेल भी एग्जिस्ट करेगा ग्रेटर देन 0 सच दैट कैसे f(xy माइनस L का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस a का मोड लेस देन डेल एंड y माइनस b का मोड लेस देन डेल। यानी इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? जैसे जैसे x a को अप्रोच करेगा, y b को अप्रोच करेगा, तो जो फंक्शन f(xy) है वो L को अप्रोच करेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर चूंकि एप्सिलॉन और डेल दोनों ही 0 को टेंस करते हैं, बहुत मिनिमम वैल्यू होती है उनकी। तो चूंकि मिनिमम वैल्यू होती है तो जैसे जैसे x a को टेंस करता है, y b को टेंस करता है, तो जो f(xy) फंक्शन है वो किसी लिमिट L को अप्रोच कर जाता है। लिमिट इज ऑलवेज फाइनाइट, यानी कोई नंबर फाइनाइट आना चाहिए, वो इन्फिनिटी ना आए, ऐसा ना हो कि एग्जिस्ट ना कर रहा हो, नंबर फाइनाइट आना चाहिए। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी दो तरीके यहाँ पर आ सकते हैं स्टूडेंट्स। जो ये L है इसकी दो वैल्यू आ सकती हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये है कि जो ये L है वो एक फाइनाइट नंबर आ गया है। अगर ये फाइनाइट नंबर आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर ये फाइनाइट नंबर नहीं आता तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर मान लीजिए फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना जाता है, क्योंकि वन वेरिएबल में भी हमने देखा कि फंक्शन कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना जाता है जब हम किसी पॉइंट को अप्रोच करवाते हैं, तो उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसके नियर अबाउट जितने पॉइंट्स हैं कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर उसकी वैल्यू अप्रोच करके हो जाती है, आ जाती है, यूनिक वैल्यू आ जाती है। तो इसका मतलब फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना सकता है। अगर फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाता है तो इसका सीधे मतलब क्या होता है कि हमें कोई रूल देना होगा, कोई डेफिनेशन देनी होगी, क्योंकि हम नियर अबाउट किसी पॉइंट पर उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ए और बी पर उसकी वैल्यू नहीं आएगी, ए बी के आसपास यानी उसके नियर अबाउट, उसके नेबरहुड में वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चूंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑलरेडी हम पढ़ चुके, लेकिन वो वन वेरिएबल की इनडिटर्मिनेट फॉर्म थी जिसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स बनाए गए थे। बट यहाँ पर जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी उसको सॉल्व करने के लिए कुछ अलग लॉजिक दिए जाएंगे। तो दो तरीके हो सकते हैं, L
फाइनाइट लिमिट आ सकती है, जैसा कि मैंने इस एग्जांपल में दिखाया। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है जिसकी हमें लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 पर फाइंड करनी है। अगर हम 0 0 पर इसकी वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो मैंने डायरेक्टली उसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया और वैल्यू 4/5 आ गई है। अब 4/5 जो वैल्यू है वो एक फाइनाइट नंबर आया, यानी फंक्शन की लिमिट आ गई है। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाए। कैसे? जैसे मान लीजिए x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 पर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो मैंने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन के आ गई है। स्टूडेंट्स, अगर ये फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म बना देता है तो फिर मुझे कुछ डिफरेंट मेथड को लगाना होगा। वे कुछ मेथड्स मेरे पास हैं। 3 मेथड हम बेसिकली यहाँ पर यूज़ करते हैं। वो मेथड्स क्या हैं? मेथड फॉर फाइंडिंग द लिमिट वी हैव इनडिटरमिनेट फॉर्म। यदि हम इनडिटरमिनेट फॉर्म लगते हैं तो 3 मेथड में यहाँ यूज़ करूँगा। पहला, डेल एप्सिलॉन डेफिनेशन, यानी डेल और एप्सिलॉन की डेफिनेशन का एक मेथड है। हम इससे उसकी लिमिट को निकाल सकते हैं, लिमिट को फाइंड किया जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो मेथड है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये जो मेथड है ये लिमिट को शो करवा सकता है, यानी दिखा सकता है कि इसकी लिमिट ये आएगी, पर ये लिमिट को फाइंड नहीं करवा सकता। यानी इससे लिमिट को फाइंड नहीं किया जा सकता, शो किया जा सकता है कि इसकी लिमिट आएगी या नहीं आएगी। तो इस मेथड को हम यूज़ करते हैं कोई भी लिमिट को शो करने के लिए, यानी दिखाने के लिए कि इसकी लिमिट ये आ जाएगी। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है जिसमें कि y इक्वल्स टू mx की पावर n को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, वेयर m एंड n आर बोथ रियल नंबर। m और n दोनों ही रियल नंबर हैं, वो कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब अगर उनकी कोई वैल्यू होती है तो कैसे हम उसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो मैं अभी आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और यही एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसको कि हम बार बार यूज़ करेंगे और आगे क्वेश्चन में जब डिफरेंशिएबिलिटी की बारी आएगी तो इसी लॉजिक को हम यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। y इक्वल्स टू m x की पावर n, m और n दोनों ही रियल नंबर होते हैं। तीसरा एक मेथड और भी होता है, रिपीटेड लिमिट कॉन्सेप्ट, यानी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है रिपीटेड लिमिट का, यानी एक लिमिट को हम अप्रोच करवाएं और एक को सब्स्टिट्यूट करें। तो बारी बारी से दोनों को, एक को अप्रोच करवाएं, दूसरी को सब्स्टिट्यूट करें, फिर पहली को सब्स्टिट्यूट करें और दूसरी को अप्रोच करवाएं। अगर वो दोनों वैल्यू बराबर आ जाती हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है और बराबर नहीं आती तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये हमारे पास एक तीसरा मेथड हो जाता है, रिपीटेड मेथड। ये जो मेथड रिपीटेड है ये ज़्यादा अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं दे पाता। तो हमारे लिए जो सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है वो है y इक्वल्स टू mx की पावर n, यानी मुझे इस मेथड पर ज़्यादा फोकस करना है। तो स्टूडेंट्स, मैं पहले इसी मेथड की डिस्कशन कर रहा हूँ। ये मेथड क्या है? पहले सेकंड मेथड को चलते हैं। मान लीजिए लिमिट x टेंस टू a y टेंस टू b है और फंक्शन f ऑफ एक्स वाई अपॉन g ऑफ एक्स वाई है। g ऑफ एक्स वाई कभी 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मान लीजिए फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाता है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अगर फंक्शन की फॉर्म इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है तो मैं इसके अंदर पुट करता हूँ y इक्वल्स टू एम एक्स टू द पावर n, यानी मैं इसको उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने y की जगह mx की पावर n रखा तो मेरी लिमिट केवल एक रह जाएगी, x टेंस टू a, या फिर मैं इसे x में कन्वर्ट करूं या मैं इसे y में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। जरूरी नहीं है आप mx की पावर n ही रखें, आप x इक्वल्स टू एम वाई टू द पावर n भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यानी मेरा मोटिव ये है कि ये पूरा फंक्शन पहले किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, या तो ये केवल x में कन्वर्ट हो या तो ये केवल y में कन्वर्ट हो। दोनों में से जब ये किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक वैल्यू यहाँ पर आएगी, ये वैल्यू हमेशा यूनिक होनी चाहिए। अब जो आपने y इक्वल्स टू एम एक्स की पावर n रखा, इसका मायने क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अब हम उसको समझते हैं। स्टूडेंट्स, y इक्वल्स टू एम एक्स की पावर n का मतलब ये है कि मान लीजिए मुझे एक पॉइंट a से p तक जाना है, मैं a पर हूँ और मुझे p तक जाना है। अब 1 से p तक जाने के लिए मेरे पास डिफरेंट पाथ हो सकते हैं, कोई भी अलग पाथ हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं y इक्वल्स टू 0 से होके जा रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं x इक्वल्स टू 0 से होके जा रहा हूँ, मान लीजिए y इक्वल्स टू x से होके जा रहा हूँ, y इक्वल्स टू 2x से जा रहा हूँ, y इक्वल्स टू 3x से जा रहा हूँ। हो सकता है मैं किसी पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से जा रहा हूँ या y इक्वल्स टू x टू दी पावर 1/2 यानी x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर से जा रहा हूँ। तो डिफरेंट पाथ हो सकते हैं, यानी मैं जिस पाथ से चलूँ मुझे a से p पे पहुँचना है, यानी l तक जाना है, l उसकी लिमिट है और a मेरा
पॉइंट है जहां से मैं फंक्शन में रखना स्टार्ट करूंगा। तो जब मुझे उस ए से पी तक जाना है यानी एल लिमिट तक पहुंचना है, उसको चलने के लिए मेरे पास कुछ डिफरेंट पाथ हैं। अब वो डिफरेंट पाथ, अगर हर पाथ के लिए मुझे एक ही वैल्यू मिले, इक्वल वैल्यू मिले, यूनिक वैल्यू मिले, तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और अगर यूनिक वैल्यू नहीं मिलती है तो फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू जो आती है वो m की हर डिस्टिंक्ट वैल्यू पर, m की कोई भी वैल्यू चेंज होने पर, पाथ चेंज होने पर उसकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, वो l होनी चाहिए। और अगर वो यूनिक लिमिट देता है, यूनिक पाथ, अलग अलग पाथ से, तो उस फंक्शन की वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। स्टूडेंट्स, मैंने आपकी सुविधा के लिए कुछ एग्जाम्पल रखे हैं, एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप उनको देखें तो कैसे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है जिसमें कि इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। अब मुझे सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए ये देखना होगा, मैंने अभी भी बताया था आपको कि g ऑफ एक्स वाई जीरो नहीं होना चाहिए। यानी मुझे इसके अंदर y की वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती है जिससे कि नीचे वाला फंक्शन जो g ऑफ एक्स वाई है वो जीरो ना बने, x इक्वल्स टू ए और y इक्वल्स टू बी पॉइंट के ऊपर। यानी पहला मोटिव मेरा ये है कि नीचे का फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसमें y इक्वल्स टू एम एक्स रखूँ, क्यों रख रहा हूँ मैं ये, क्योंकि x और y की पावर्स इक्वल हैं। यानी अगर दोनों पावर इक्वल हैं तो आप y इक्वल्स टू एम एक्स रखिए, और यदि दोनों पावर इक्वल नहीं है तो मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्या करना है। तो मैंने इसमें y इक्वल्स टू एम एक्स को सब्स्टिट्यूट किया। जब मैंने y इक्वल्स टू एम एक्स रखा तो पूरा फंक्शन x में कन्वर्ट हो गया। जो वैल्यू कैंसिल आउट होनी थी उसको मैंने कैंसिल किया, x को मैंने जीरो रखा तो उसकी वैल्यू जीरो आ गई। अब ध्यान से देखिएगा आप, m की वैल्यू चाहे मैं कोई भी इसके अंदर रखूँ, चाहे जीरो रखूँ, 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ, -1, -2, -5, यानी मैं कोई भी पाथ लूँ, लेकिन जो आपकी लिमिट है वो जीरो ही रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। क्योंकि वो चेंज नहीं हो रही है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सिमिलरली एक डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखें तो एक्स वाई अपॉन एक्स वाई स्क्वायर है। इसमें सबसे पहले मुझे यही देखना होता है कि जो जी ऑफ एक्स वाई है किस पॉइंट पर जीरो हो रहा है, जीरो नहीं होना चाहिए, वो मुझे पाथ निकाल के लाना है। तो उसके लिए मैंने देखा कि वाई स्क्वायर को, मान लीजिए सबसे पहले मैंने ये किया कि वाई स्क्वायर को एक्स के बराबर कर लूँ। वाई स्क्वायर को एक्स के बराबर करने का मतलब है कि एक्स की जगह पे एक्स की पावर 1/2 रखा जाए। बट चूंकि मैं डिफरेंट पाथ रखूंगा मैं, तो मैं साथ में m ले सकता हूं। अब m कोई भी रियल नंबर है, m चेंज होगा तो पाथ चेंज हो जाएंगे। तो मैंने y इक्वल्स टू एम एक्स की पावर 1/2 रखा। अब अगर मान लीजिए m 0 है तो मेरा पाथ ये हो जाएगा, m 1 है तो पाथ ये हो जाएगा, m 2 है तो पाथ ये हो जाएगा। तो ऐसे ही इसके इन्फिनाइट पाथ बन जाएंगे। बट मैं किसी भी पाथ से चलूँ, वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर वैल्यू सेम है, L की वैल्यू सेम आती है डिफरेंट पाथ के ऊपर, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर नहीं आती है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहाँ पर मैंने देखा कि मैंने x की वैल्यू को जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया तो वैल्यू जीरो आई। m भले ही कोई भी हो, बट जो लिमिट की वैल्यू है वो हर बार जीरो आ रही है। यानी इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो जीरो होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल रखा, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। y इक्वल्स टू एम एक्स, वही मैंने सब्स्टिट्यूट किया क्योंकि नीचे की पावर्स दोनों बराबर थी, तो y इक्वल्स टू एम एक्स रखने से काम हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए x की लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं हो रही है, एक कांस्टेंट बचा रह गया। बट अगर मैं m की वैल्यू जीरो रखूँ तो l जीरो हो जाएगा, m की वैल्यू 1 रखूँ तो l 1/2 हो जाएगा, और अगर m की वैल्यू कुछ और 2 रख दूँ तो वो चेंज हो जाए। यानी हर डिफरेंट पाथ पर हर अलग लिमिट आती है, वैल्यू अलग आ रही है। क्योंकि वो डिफरेंट पाथ पर डिफरेंट वैल्यू देता है। यहाँ पर देखिए, अगर डिफरेंट पाथ पर वो डिफरेंट वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी 0, 0 पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है। एक और एग्जांपल मैंने रखा, इसमें देखा कि x की क्यूब प्लस y हो रहा है। यानी इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि ये जो x की पावर 3 है और ये y होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि x की पावर या तो मैं y की जगह 1/3 रखूँ, m साथ में रख लूँ, या तो मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, या y की जगह पर x की पावर 3 को रखते हुए m के साथ रख सकता हूँ। तो यहाँ से दोनों में से मैं जो भी कॉन्सेप्ट देना चाहूँ, या तो इसे पूरे को x में कन्वर्ट कर लूँ या y में कन्वर्ट कर लूँ। तो मैंने जैसे ही xy में फंक्शन था और मैंने उसे किसी एक वेरिएबल x में कन्वर्ट किया,
तो 0 वैल्यू आ रही है, m की कोई भी वैल्यू हो, चूंकि एक x बचा रह गया था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो मैंने आपके साथ डिस्कस की है अभी, लेकिन हमारे पास दो और भी डेफिनेशन है। एक रिपीटेड लिमिट का कॉन्सेप्ट है और एक डेल और एप्सिलॉन की डेफिनेशन है। मैं दोनों से आपके पास क्वेश्चन रखता हूँ। स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि रिपीटेड लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। रिपीटेड लिमिट क्या है? तो जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि रिपीटेड लिमिट क्या है। एक लिमिट को मैं पुट करूं, उसके अंदर मैंने वैल्यू को रख दिया। देखिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, पुट करना लिमिट को और अप्रोच करवाना, दोनों में अंतर होता है। यानी हम ये कहते हैं जब x बराबर a है, इसका मतलब है x को a रखिए। और जब हम कहते हैं x टेंस टू a, यानी ये a को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये a से थोड़ा कम हो सकता है, x लेस देन a हो सकता है, या तो x ग्रेटर देन a हो सकता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रोच। ये अप्रोच करवाने का कॉन्सेप्ट है। और x इक्वल्स टू a का मतलब है कि मुझे x की जगह a रखना है। तो मैंने x की जगह a रखा और a लिमिट y लिमिट को सब्स्टिट्यूट ना करते हुए उसको अप्रोच कराया। तो यानी x a सब्स्टिट्यूट हो रहा है और y अप्रोच हो रहा है। एक लिमिट आई L1। फिर मैंने दूसरी बार क्या किया, y की लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, उसको मैंने पुट कर दिया है और x की लिमिट को अप्रोच कराया। तो मेरे पास एक लिमिट आई L2। अब अगर L1 और L2 दोनों बराबर हुए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और दोनों बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? एक एग्जांपल से देखते हैं कि अगर मेरे पास मान लीजिए प्रॉब्लम है कि लिमिट x टेंस टू a, y टेंस टू a, y टेंस टू 0, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है। मैंने x की लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया, y को अप्रोच कराया, L1 लिमिट आ गई। फिर मैंने y को सब्स्टिट्यूट किया और x को अप्रोच कराया, तो लिमिट L2 आ गई, यानी दो लिमिट आई। अब मैं देख पा रहा हूं कि एक लिमिट -1 है और दूसरी 1 है, दोनों अलग अलग लिमिट आ रही हैं। क्योंकि दोनों लिमिट अलग अलग हैं, इसीलिए उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि दोनों लिमिट डिस्टिंक्ट आई हैं, अलग अलग आई हैं। तो ये रिपीटेड लिमिट का कॉन्सेप्ट है। इस डेफिनेशन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन इसको आप ज़्यादा यूज़ नहीं करिएगा स्टूडेंट्स। फिर से मैं कहता हूँ, जो मैंने सबसे पहली डेफिनेशन बताई है, मेरे लिए सबसे अच्छी डेफिनेशन वही है, मैं उसी का यूज़ करूँगा। एक और डेफिनेशन है डेल और एप्सिलॉन की, जो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था कि कोई एप्सिलॉन और डेल एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी फंक्शन की लिमिट L हो जाएगी अगर डेल और एप्सिलॉन दोनों एग्जिस्ट कर जाएं। तो मुझे उसको भी देखना है। ये मेरे पास एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, यूज कर सकता हूँ। बट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्योर मैथमेटिक्स में जब स्टूडेंट जाता है, मैथमेटिक्स को पढ़ता है, BSc और MSc में मैथमेटिक्स पढ़ता है, तो ये डेफिनेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझना होता है। बट यहाँ आप अप्लाइड पढ़ रहे हैं, तो जहाँ एप्लीकेशन चल जाए, अप्लाई हो जाए, और उसके लिए मेरी जो डेफिनेशन नंबर 1 है वो बेस्ट है, मैं उससे सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये डेफिनेशन आपसे डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए f ऑफ एक्स वाई कोई फंक्शन है और l उसकी लिमिट है। अगर f ऑफ एक्स वाई कोई फंक्शन है और l उसकी लिमिट है x टेंस टू a और y टेंस टू b पर, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन एप्सिलॉन तब तक एग्जिस्ट नहीं करता, उससे पहले डेल का एग्जिस्ट होना जरूरी होता है। यानी पहले डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करे, कोडोमेन के अंदर बाद में एग्जिस्ट करता है। यही बात है इस डेफिनेशन में, इसलिए हम यहाँ पे व्हेनेवर लिखते हैं, जैसा कि मैंने 1 वेरिएबल में भी कहा था और 2 वेरिएबल में फिर से कह रहा हूँ। यानी अगर x टेंस टू a नहीं करेगा, y टेंस टू b नहीं करेगा, तो f ऑफ एक्स वाई l को टेंस कर ही नहीं सकता। यानी इन दोनों के बीच का जो गैप है, जो अंतर है, वो मिनिमम हो जाएगा। यानी एप्सिलॉन 0 को टेंस करेगा, डेल भी 0 को टेंस करेगा, उनके बीच का अंतर कम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले x a को टेंस करे और y b को टेंस करे। अगर a और b को टेंस करते हैं, x और y a और b को अप्रोच करते हैं, तो f ऑफ एक्स वाई l को अप्रोच करेगा। जैसे मान लीजिए, पहले भी मैंने बताया कि ये जो मेथड है ये फाइंड करने के लिए नहीं है, ये लिमिट को दिखाने का तरीका है, लिमिट को शो करने का तरीका है। तो कैसे दिखाते हैं हम लिमिट को स्टूडेंट्स? लिमिट x टेंस टू 0, y टेंस टू 0 पर मुझे इसकी लिमिट निकालनी है। तो अगर मैं लिमिट को लेकर के चलूँ, चूँकि मेरी डेफिनेशन में लेस देन एप्सिलॉन f ऑफ एक्स वाई माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होता है, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है x की जगह r कोस थीटा, y की जगह r साइन थीटा रखें। जब ये सब्स्टिट्यूशन होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा। मैंने सब्स्टिट्यूट किया, और चूंकि कॉस थीटा और साइन थीटा हमेशा बाउंडेड होते हैं तो उनकी जगह पर 1 रखा जा सकता है, यानी आर लेस देन एप्सिलॉन हो गया है, आर स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखें अगर, तो इसका जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन का स्क्वायर हो गया।
तो दोनों को अगर मैं हाफ हाफ में ब्रेक कर दूं तो हाफ हाफ में ब्रेक करने के बाद दो डेफिनेशन बनेगी। इसको मैं डेल कह सकता हूं, इसको भी डेल कह सकता हूं। यानी अगर ये डेल हैं तो x और y दोनों ही जीरो को अप्रोच करेंगे। उस टाइम पे जो एफ ऑफ एक्स वाई है वो भी जीरो को अप्रोच कर जाएगा। ये एक डेफिनेशन है। लेकिन अब स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता चला है कि हमारा जो पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो इतनी लॉन्ग प्रॉब्लम या डिफरेंट टाइप के मेथड्स मुझे यूज करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए केवल एक ही इंपॉर्टेंट है कि मुझे अच्छा लॉजिक आए जिससे कि मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। और उसके लिए मैंने आपको मेथड नंबर 1 बता दिया है कि आप उसको यूज़ करिए जिससे कि आपकी प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो जाए। तो यहाँ मैंने दिखाया कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। एक और एग्जांपल मैंने रखा कि आप इस एग्जांपल को देखें तो ये लिमिट कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। आपके मन में चल रहा होगा कि ये डज नॉट एग्जिस्ट कैसे दिखाएगी डेफिनेशन। तो देखिएगा, एफ ऑफ एक्स वाई की लिमिट वही जीरो है, एक्स टेंस टू ए वाई टेंस टू बी पर। मैंने वही डेफिनेशन लगाई, एक्स की वैल्यू को आर कोस थीटा, वाई की वैल्यू को आर साइन थीटा रखा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है। साइन थीटा को कोस थीटा को बाउंडेड होते हैं 1 से, तो मैंने उनकी वैल्यू को रखा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। और यहाँ पर देखें कि 1 इज़ लेस देन एफ स्लाइन, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि एफ स्लाइन बहुत छोटा होता है, बहुत छोटी सी क्वांटिटी होती है, वो कभी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की लिमिट जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी एक्स टेंस टू ए और वाई टेंस टू बी, यानी एक्स इक्वल्स टू जीरो, वाई इक्वल्स टू जीरो पर इस फंक्शन की लिमिट जीरो नहीं आएगी क्योंकि एप्सिलॉन कभी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने रखा कि लिमिट कैसे किसी फंक्शन की फाइंड की जाती है और उसके लिए 3 डिफरेंट मेथड को आपके सामने रखा। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हैं, उनमें से पहला मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसी पर फोकस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के कॉन्सेप्ट को लाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या होती है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।